वेलकम एवरीवन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स का है। ठीक है, प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स। अच्छा, लिपोप्रोटीन्स में आपको दो बातें पता चल रही हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होगी। इसमें लिपिड्स होंगे और प्रोटीन्स होंगी। ठीक है, नाम से ये पता चल रहा है ना। और ये होती क्या चीज़ें हैं, ये ना स्फेरिकल मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि बने किससे होते हैं, लिपिड और प्रोटीन दोनों से बने होते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, इसमें अब आते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें ना 4 चीज़ें आती हैं। एक आती है काइलोमाइक्रॉन्स। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो हमारे पास VLDL। ठीक है, तीसरी चीज़ LDL आती है। ठीक है, चौथी चीज़ इसके पास हमारे पास HDL आती है। ठीक है, अब ये जो सारी की सारी हैं ना, ये सारी क्या हैं, लिपोप्रोटीन है। और जो है ना, बाकी लिपिड और प्रोटीन्स के साथ जो है वो डिफ़र कैसे करती हैं कंपोजिशन, ये इनका आपस में क्या डिफरेंस है कि किसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ठीक है, किसी के अंदर लिपिड ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है। ठीक है, और लिपिड कंटेंट वो वेरी करता है इनमें। ठीक है, किसी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो उस बेसिस पे हम इनको ना आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, ये चारों के चारों, इनका फंक्शन क्या होता है। इनका फंक्शन सबसे पहले तो ये होता है कि इन्होंने ना जो इनके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको लिपिड सॉल्युबल करना होता है और उनकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करनी है थ्रू द प्लाज्मा से गुजार के उनको जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं लिपिड कंटेंट को टू और फ्रॉम द टिश्यूज़। क्या होता है कि आपकी लिवर है ना, ठीक है, और ये आपके टिश्यूज़ हैं। ठीक है, अब जो फैट्स है ना, फैट्स जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि खुद ब खुद ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। ये आपके प्लाज्मा में से नहीं गुजर सकते, कि आपके ब्लड में से नहीं पास हो सकते खुद से। ठीक है, इनको अगर लिवर ने बनाया है कि लिवर में स्टोर्ड है, तो लिवर क्या करेगा कि इनको टिश्यूज़ तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, टिश्यूज़ तक पहुंचाने के लिए, ताकि टिश्यू में जाके जो है ना वो डिग्रेड हो और जो है वो फैटी एसिड्स जो है वो टिश्यूज़ को मिले। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन वाला काम जो है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको थोड़ी सॉल्युबल फॉर्म में लाना पड़ता है। सॉल्युबल फॉर्म क्या होती है, इसको लिपोप्रोटीन बना देते हैं। तो जो है ना, ताकि अगर टिश्यू से लिवर तक लेके आने कोई फैटी एसिड या फिर जो है वो फैट्स या कुछ भी लिपिड्स, तो वो उस मकसद के लिए भी यूज़ हो सकते हैं ये, और ये लिवर से टिश्यूज़ की तरफ भी लाने में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन ह्यूमंस में क्या है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, वो लेस परफेक्ट है देन इन अदर एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर ना ग्रेजुअल डेपोजिशन होती है लिपिड की इन द टिश्यूज़। जैसे कोलेस्ट्रॉल ना, कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में बढ़ता है ना, तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है इन द टिश्यूज़। ठीक है, और फिर वो उसकी वजह से अबनॉर्मलिटीज़ या डिजीज़ होती हैं। अब इसके बाद इनके अंदर होता क्या है कि ये तुमने देख लिया कि इसमें क्या है, लिपोप्रोटीन्स है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब ये किस किस तरह की लिपिड्स हैं, किस किस तरह की प्रोटीन्स हैं, कैसे ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, इनके अंदर स्फेरिकल जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें है क्या क्या। सबसे पहले ये कि लिपोप्रोटीन के अंदर ना एक न्यूट्रल किस्म का लिपिड कोर होता है। ठीक है, कोर अंदर वाली चीज़ को कहते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो अंदर वाला कोर है ना, इसको हम कह रहे हैं ये कोर है। कोर में क्या होता है, कोर में न्यूट्रल लिपिड कंटेंट होता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें कोर के अंदर क्या है, एक तो टैग्स हैं और दूसरा कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ठीक है, वो दरमियान में होते हैं। अच्छा, ये क्यों इनको दरमियान में रखा गया है, क्योंकि ये जो है ना वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए इनको ऐसी जगह पर रखा जाता है। और इनकी साइड पे अब क्या है, साइड पे पहले एक लिपोप्रोटीन होगी, फिर फॉस्फोलिपिड्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल होगा। वो चीज़ें फिर जो है ना शेल बना रही होती हैं। ठीक है, अब एक ये समझ लो, ये पूरा एक शेल बनाया हुआ है। ठीक है, उस शेल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। सबसे पहले तो एपोलिपोप्रोटीन्स होती हैं। वो एपोलिपोप्रोटीन्स का जो मैं चारों में बताऊंगी किसमें कौन कौन सी एपोलिपोप्रोटीन्स होती है। उसके बाद ना फॉस्फोलिपिड्स हैं और नॉन स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। उसके बाद ना ये जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे जो है पोलर पोर्शन जो है ना, वो सरफेस पे एक्सपोज किया जाता है। अच्छा, हम ये क्यों बना रहे होते हैं, हम इसलिए बना रहे होते हैं ताकि ये चीज़ वाटर सॉल्युबल बनाई जा सके। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल कैसे होगी, जब इस पूरे गोल वाली चीज़ में बाहर वाला पोर्शन जो होगा वो पोलर होगा। ठीक है, पोलर होगा तभी वाटर के अंदर मूव कर सकता है, कि नहीं। तो उसको हम पोलर बनाना चाहते हैं, तो इसको हम पोलर बनाते हैं ताकि ये सॉल्युबल हो सके एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, इसको सॉल्युबल बनाने के लिए हम ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद ये कि एक तो ये कि टैग और कोलेस्ट्रॉल को कैरी करके लेके जा रहा है। ठीक है, कहाँ से आपने ना डाइट ली है, ठीक है, खाना खाया, डाइट से आया है कोई फैट या कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो है ना, ये चीज़ें लेके जानी है फॉर डिनोवो सिंथेसिस, या फिर या यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ हो सकते हैं ये लिपोप्रोटीन्स। उसके बाद ये कि डिनोवो सिंथेसिस बॉडी में कहीं पे बनी है,
तो वो फिर आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ हो सकती है। ठीक है, दो जगह से दो ही सोर्स हो सकते हैं ना, एक एक्सोजेनस हो सकता है, एक एंडोजेनस हो सकता है। एक्सोजेनस जो बाहर से आया हो, एंडोजेनस जो बॉडी ने खुद बनाया हो। उसके बाद ये कि अगर हमने लिपिड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट चेक करना है प्लाज्मा लिपोप्रोटीन में, हम उसको कैसे चेक करते हैं? हम उसको फास्टिंग ब्लड से चेक करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला होता है LDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, प्लस HDL कोलेस्ट्रॉल प्लस VLDL कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर इस फॉर्मूले के अंदर इसको तीनों का हम कैलकुलेट करते हैं और जो VLDL है ना उसको कैलकुलेट अगर करना है तो हम ये इनमें से अगर VLDL अकेला हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ना तो उसको ना हम क्या करते हैं, टैग अगर हमें पता है तो उसको हम ना डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं, क्योंकि टैग जो होता है ना वो 1/5 बना रहा होता है। सॉरी, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, टैग कोलेस्ट्रॉल रेशो जो होती है VLDL में वो 5:1 होती है। ठीक है, ये और उसके बाद जो है ना गोल वैल्यू जो होती है टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए एक इंसान का, अगर आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर बड़ा होगा तो कोलेस्ट्रॉल हाई है उस बंदे का। उसके बाद ये कि इनकी साइज़ क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है और उसके इधर एपोलिपोप्रोटीन्स का क्या काम होता है। साइज़ की बात करेंगे, साइज़ में काइलोमाइक्रोन जो है ना वो सबसे बड़ा होता है और जो HDL होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये एक फ़र्क आ गया। उसके बाद ये कि लेकिन ये जितना बड़ा है ना काइलोमाइक्रोन, ये उतना ही डेंसिटी में लो है, लो डेंसिटी है। क्यों लो डेंसिटी है? क्योंकि इसके अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर है। कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होगा चीज़ उतनी ही जो है वो लार्जर साइज़ में होगी, लेकिन ये कि उसकी जो है वो क्या कहते हैं, डेंसिटी जो होती है ना वो लो होती है, पानी के ऊपर तैरता है। उसके बाद ये कि लोएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन जो है ना वो इसके अंदर है। काइलोमाइक्रोन में सबसे ज़्यादा लिपिड्स हैं लेकिन प्रोटीन जो है ना वो लो है। अगर हम इसके बरक्स HDL की बात करें, इसके अंदर लो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, हाई प्रोटीन है और ये डेंसेस्ट है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी है। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद ये कि इसको अगर हम सेपरेट करें लिपोप्रोटीन्स को, हमें पता चले कौन सी वाली है, तो हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, सेंटर में इसका लिपिड कोर है और साइड में मैंने कहा था एपोलिपोप्रोटीन्स है। अब वो जो एपोलिपोप्रोटीन्स थी उनका मकसद क्या था, उनका काम क्या था? सबसे पहले ये कि एपोलिपोप्रोटीन्स जो है ना उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहला तो ये है कि उसने ना साइट रिकॉग्नाइज करनी है सेल की सरफेस रिसेप्टर्स पे, कि उसने कहा अब ये जो पूरा मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया है, ब्लड में रिलीज़ कर दिया, अब इसको नहीं पता किसने कहाँ जाके बाइंड करना है, तो कहीं पे भी लग जाएगा वरना। तो ये लिपोप्रोटीन्स है ना आइडेंटिफाई करते हैं किस सेल की सरफेस के ऊपर जाके इन्होंने अटैच होना है, कहाँ जाके लगना है, किस ऑर्गन में किस सरफेस पे लगना है। ठीक है, ये चीज़ एक आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद ये कि कोएंजाइम्स होते हैं ना, या एंजाइम या कोएंजाइम्स, ये जैसे एंजाइम ने इनके अंदर पड़े लिपिड को तोड़ना है, ठीक है, उस एंजाइम के एक्टिवेशन के अंदर इनका रोल होता है। ठीक है, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है कि जो है ना ये जो क्या कहते हैं, वेयर्स अदर पार्टिकल कांट प्रोड्यूस विदाउट दैम। हाँ, उसके बाद ये कि इनका काम ये होता है ट्रांसफ़र करना है फ्रीली बिटवीन लाइपोप्रोटीन्स। हाँ, और ना एक्सचेंज करते हैं VLDL और HDL के दरमियान ना, ये जो है वो लिपिड्स का एक्सचेंज उसके अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसका इस तरह कुछ काम होता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या, इसकी टाइप्स क्या हैं, इनको हम ना डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से। बहुत सारी इसकी मेजर क्लासेस होती हैं और इसके क्लासेस की भी आगे सब क्लासेस होती हैं। अब वो मैं सारी बारी बारी बताऊंगी, लेकिन हमने सारी डिस्कस करनी होती जो हमारे लिपोप्रोटीन्स इन लिपोप्रोटीन्स में है ना, वो उनको हमने डिस्कस करने हैं। आपको C1 C2 C3 ये सारे होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, तो B48 होता है, B100 होता है। ठीक है, वो सारे मैं भी आपको बताऊंगी। तो उसके बाद ना सबसे पहले अब काइलोमाइक्रोन, अब एक एक चीज़ को बारी बारी डिस्कस करना है। काइलोमाइक्रोन क्या होता है, उसको उसकी सारी डिग्रेडेशन वगैरह कैसे होती है। काइलोमाइक्रोन का अभी मैंने आपको बताया कि सबसे लेस डेंसिटी होती है इसकी और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल टैग वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या क्या चीज़ें इसमें टैग है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, उसके बाद जो है ना फैट सॉल्युबल विटामिन्स और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स, जो ये सारी चीज़ें हैं ना, अब इसने क्या करना है, इनको कैरी करके लेके जाना है इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल के अंदर असेंबली करना है। जो है ना बनते कहाँ है ये, इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल के अंदर, और कैरी करके इन्होंने कहाँ लेके जाना है, पेरिफेरल जो टिश्यूज़ है ना बॉडी के, वहाँ पे इन्होंने लेके जाना है इनको। अच्छा, अब मोस्टली कहाँ से बन रहे हैं, जो आपका सोर्स है ना इसका, ये आपकी खुराक है, ठीक है, फूड या एंडोजिनस सोर्स होता है, उसके ज़रिए क्या होता है, इंटेस्टिनल सेल में बनते हैं ये काइलोमाइक्रोन्स, उधर से लेके जाते हैं कहाँ पे, पेरिफेरल टिश्यूज़ में, ठीक है, वहाँ पे जाके इनको डिपॉजिट करवाते हैं और उसके बाद जब इनकी मेटाबॉलिज्म वगैरह हो जाती है तो एंड पे जो
लुटा पिटा छोटा वो कोर सा रह जाता है, जो शेल जिसे कह देते हैं, अंदर से लिपिड्स तो सारा पेरिफेरल टिश्यूज़ को मिल चुका होता है, तो ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है टू द लिवर। ठीक है, अब इसको ना मैं आपको उस पर दिखाती हूँ, क्या कहते हैं, बुक पे। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपको कुछ परसेंटेजेस बताई थी, वो ऐसे कि ये आपको नज़र आ रहा है काइलोमाइक्रॉन सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद VLDL है, फिर HLDL है, फिर उसके बाद HDL है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले ऊपर अंदर क्या है, कोर में टैग्स हैं, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स हैं, उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स आते हैं ऊपर। ठीक है, और नॉन स्ट्रेटिफाइड कोलेस्ट्रॉल, ये आपको ये वाली चीज़ नज़र आ रही है। उसके बाद ये जो आपको ब्लू सी नज़र आ रही है, ये है आपकी एपोलिपोप्रोटीन। अब एपोलिपोप्रोटीन्स के काम मैंने आपको बताए थे। एक काम, इसका काम क्या होता है, इसने रिकॉग्निशन करनी है साइट की जहाँ पे इसने बाइंड करना है। दूसरा एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, तीसरा लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म इसका रोल होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है ये आपकी लिपोप्रोटीन का, जो कि रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज़ आ गई है, अब इसका हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। उसके अंदर वो मैं इस पे जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको कहा ना कि कहाँ बन रहा है, GIT में बन रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ये टैग की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब टैग के अंदर जो एपोलिपोप्रोटीन है वो कहाँ से आ रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती है। अच्छा, अब इसको ApoB48 क्यों कह रहे हैं, ApoB48 है क्या? एक्चुअली होता क्या है कि इसकी जो सिंथेसिस है ना वो कहाँ हो रही है, RER में हो रही है। उसके अलावा इसके अंदर क्या है कि इससे ना ग्लाइकोसाइलेट होना होता है। ठीक है, और जो है ना फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में जाना होता है। गोल्जी में जाके फिर आगे जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होता है, या इसमें अपना पार्ट रोल प्ले करता है। अच्छा, अब इसको 48 क्यों कहते हैं, B48 क्यों कहते हैं? होता क्या है कि जो जीन होता है ना, जीन होता है ऑब्वियसली, ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन एपोलिपोप्रोटीन है, तो ये जो प्रोटीन बन रही होती है इसके लिए कोई ट्रांसक्रिप्शन भी हुई होगी, कोई ट्रांसलेशन भी हुई होगी। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन हुई होती है ना, जो बना होता है इसका RNA, मैसेंजर RNA, वो बना होता है B100 के लिए। ठीक है, अब होता क्या है, इस B100 का जो मैसेंजर RNA है ना, इसमें किसी एक साइड पे ना म्यूटेशन आ जाती है। ठीक है, अब उसकी म्यूटेशन की वजह से ना, अब इसमें आएगी म्यूटेशन। ठीक है, उस म्यूटेशन की वजह से क्या बनता है, उस म्यूटेशन की वजह से हमारे पास एक चीज़ बनती है जिसको हम वो है ना स्टॉप कोडॉन कहते हैं। अच्छा, अब जब ये स्टॉप कोडॉन बन गया है, स्टॉप कोडॉन ने क्या करना है, मज़ीद आगे ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देनी। इसकी 100% ट्रांसक्रिप्शन होनी थी ना, लेकिन अब इसकी ट्रांसक्रिप्शन ना 48% होगी और रुक जाएगी। ठीक है, मज़ीद पूरा का पूरा जो है ना प्रोटीन नहीं बनेगी, जस्ट 48% बनेगी, बाकी 100% नहीं बनेगी। इस स्टॉप कोडॉन की वजह से जल्दी इसकी ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। अब इस 48% बनने की वजह से जो आपके पास बनता है ना, जिसे कहते हैं एपोलिपोप्रोटीन बनती है, उसको हम कहते हैं ApoB48। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, ये बना लिया है हमने। उसके बाद ये कि इसको जब हमने ट्रांसफ़र किया है ना, तो ट्रांसफ़र करने से पहले इसके अंदर 2 एपोलिपोप्रोटीन और ऐड किए जाते हैं, और वो आते कहाँ से हैं, HDL जो है ना वो डोनेशन करता है, वो ना अपने ApoC2 और ApoE जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाता है HDL से काइलोमाइक्रॉन को दे देता है। ठीक है, अब ये देखो ये चीज़ बनी है, ये दिस इज़ द काइलोमाइक्रॉन। सेंटर में इसके टैग कोलेस्ट्रॉल ईस्टर कोलेस्ट्रॉल है। अब साइड ऑफ इसके क्या है, B48 है। ठीक है, उसके अलावा C2 है, और उसके बाद ApoE है। ठीक है, अब ये काइलोमाइक्रॉन बन चुका है। अब इस काइलोमाइक्रॉन ने क्या करना है, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो गया। ठीक है, कैपिलरीज आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब ये कि सर्कुलेशन में आ चुका है। सर्कुलेशन से होता जो है ना वो ये साइड पर जो है ना ये आपके पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं। पेरिफेरल टिश्यूज़ कौन से हैं, ये एडिपोज टिश्यूज़ की बात की हुई है। ठीक है, यहाँ पे आके क्या होगा, यहाँ पे एक एंजाइम होगा जो जिसको हम नाम देते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज। आपकी जो एपोलिपोप्रोटीन है ना, उसी ने ही इसको एक्टिवेट करवाना है, ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज। क्योंकि कौन सी एपोलिपोप्रोटीन एक्टिवेट करवाएगी, ये जो आपने C2 ऐड किया ना, C2 का काम ही ये था, उसने जाकर लिपोप्रोटीन लाइपेज इसको एक्टिवेट करवा देना है। ठीक है, C2 ने। अच्छा, जब ये एक्टिवेट हो गया तो अब इसने क्या करना है, इसके अंदर पड़ा हुआ जो टैग है उसको तोड़ना शुरू कर देना है। टैग के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है ना। फैटी एसिड चले जाएगा आपके एडिपोज टिश्यूज़ में जाके, वो बंदा जो मोटा हो रहा होता है या फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो फैटी एसिड यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, इसके अंदर से ग्लिसरॉल निकल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरॉल है ना, ये आपको पता है कि ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट होके जो है वो ग्लाइकोलिसिस में भी एंटर हो सकता है। ठीक है, या फिर इसका काम लिवर में चला गया, लिवर में ये काम मैं आपको बता रही थी, ये वाला। उसके बाद ये कि अब बचा क्या चीज़ है, अब ये पूरा स्ट्रक्चर था ना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर था, अब इसमें से टैग निकला है अभी।
टैग निकला है, कोलेस्ट्रॉल निकला है या जो भी है, लेकिन ये साइड वाली चीज़ें तो पड़ी हुई है ना। अब इनका क्या करना है, अब ये जो साइड वाली चीज़ें हैं ना, ये C2HDL से जैसे ही लिया था HDL को वैसे ही वापस कर देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अब क्या रह गया इसके पास, इसके पहले वो फॉस्फोलिपिड रह गए और वो चीज़ें रह गई हैं, और जो है ना 2 एपोलिपोप्रोटीन है B48 और ApoE, ठीक है। अब ये काइलोमाइक्रोन रेमनेंट का नाम देते हैं इसको हम, ठीक है। अब इस काइलोमाइक्रोन रेमनेंट ने क्या करना है, इसने ना जाना है लिवर की तरफ, लिवर पे जाके स्पेसिफिक साइट होती है, ठीक है, उस साइट के ऊपर जाके जो है ना अटैच करवाना होता है इस काइलोमाइक्रोन रेमनेंट को, ठीक है। अब ये जो काइलोमाइक्रोन रेमनेंट है ना, ये जो ये यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है। सी रिच काइलोमाइक्रोन रेमनेंट जो बचा है, ये इसने बाइंड करना है किसके थ्रू, एपोलिपोप्रोटीन ई जो डाली है ना हमने ऊपर सबसे पहले HDL से लेके। अब वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं लिवर के ऊपर, जिसके ऊपर जाके वो रिसेप्टर करती है, बाइंड करती है किसकी वजह से, एपोलिपोप्रोटीन ई की वजह से, और एंडोसाइटोस हो जाती है और ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म होता है आपके इस पूरी कहानी में जो काइलोमाइक्रोन की कहानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बात की लिपोप्रोटीन लाइपेज का एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम, ठीक है। ये लिपोप्रोटीन लाइपेज है ना, इस लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्सप्रेशन की बात करनी है। होता क्या है कि लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है, एडिपोज टिश्यूज़ में हो रहा होता है, ठीक है। और क्या 2 और जगह होती है जिनको हम कहते हैं कार्डियक टिश्यू और स्केलेटल टिश्यूज़ में इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि ये ना इसकी एक्टिवेशन किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी एक्टिवेशन आपके वो जो है ना बॉडी में वेल फेड स्टेट है या फास्टिंग स्टेट है उस पर डिपेंड कर रही होती है। अगर बंदा वेल फेड है, ठीक है, वेल फेड होगा तो क्या होगा, इंसुलिन उस बंदे की बॉडी में ज़्यादा बन रही होगी, ठीक है। और हाई इंसुलिन जो होगी ना वो क्या करेगी, हाई इंसुलिन की वजह से 2 काम हो सकते हैं। एक तो ये कि लिपोप्रोटीन लाइपेज का लेवल जो है ना एडिपोज टिश्यूज़ में बढ़ जाता है, ठीक है, हाई इंसुलिन की वजह से। उसके बाद जो है ना कम हो जाता है इन मसल, डिक्रीज़ इन मसल्स, इंक्रीज़ इन एडिपोज टिश्यूज़। इसलिए जो बंदा एक बहुत ज़्यादा खाया हुआ है उसके अंदर अगर ये काइलोमाइक्रोन्स का लेवल बढ़ रहा है और जो है ना लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट होगा या इसकी प्रेजेंस होगी तो एडिपोज टिश्यूज़ में ज़्यादा होगी और मसल्स में कम होगी, इसलिए वो बंदे मोटे होना शुरू हो जाते हैं जो ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद ना दूसरी कंडीशन आती है इसकी, कौन सी, जो कि वेल फेड नहीं है, जो कि दूसरी कंडीशन है जिसमें खाना पीना उसने नहीं खाया, फास्टिंग की कंडीशन है। फास्टिंग में क्या होता है, फास्टिंग में हमारे पास इंसुलिन कम होती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, LPL है ना लिपोप्रोटीन लाइपेज, ये मसल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो है ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कार्डियक टिश्यूज़ में होता है, ये बातें होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना कार्डियक टिश्यूज़ में है और जिसकी वजह से ना वो क्या रिफ्लेक्ट करे, यूज़ ऑफ फैटी एसिड टू प्रोवाइड मच ऑफ द एनर्जी नीडेड फॉर कार्डियक फंक्शन। इसलिए जो है ना फैटी एसिड से जो एनर्जी आ रही थी ज़्यादातर वो कार्डियक फंक्शन के लिए यूज़ होती है। उसके बाद काइलोमाइक्रोन रेमनेंट की भी बात कर ली, सारा कुछ हमने बात कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है VLDL का, वो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।